हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। तो आज देखिए, यहाँ पर एक नया वैकेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि आपका आईबीपीएस में क्लरिकल का वैकेंसी निकला है। ठीक है, तो ये थोड़ा पुराना है, जो कि आपका 1 जुलाई 2022 में इसका वैकेंसी निकला है, जो कि आपका 21 जुलाई 2020 तक इसका चलेगा, भर्ती चलेगा। ओके, लेकिन इसके बारे में हम हर कुछ जानेंगे। देखिए, मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ होगा। जो जो भी आपको जानना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपको सब कुछ के हर किसी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स नोटिफिकेशन डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है, जो कि आपको एग्ज़ाम जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम आपको बहुत ही काम में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जो कि आपका यहाँ पर सीआरपी क्लरिकल 12 जो इस पोस्ट का नाम है। ठीक है, तो देखिए सीआरपी का मतलब क्या होता है कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आया जो भी जो आपको अब आपने आप सोचते हैं कि इसको जान के हम क्या करेंगे, इसको कोई जानने का फ़ायदा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमको जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको हर जो भी चीज़ जानने को मौका मिले, सब कुछ जानना चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सीआरपी का मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया। देखिए, तो यहाँ पर हम पहले शुरू करते हैं। इसका टाइमिंग जो है आपको बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो लोग जान लीजिए। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है, और इसका 21 जुलाई तक इसका भर्ती चलेगा। तो पहले यहाँ पर देखिए पेमेंट कब तक होगा। पेमेंट आपका वही सेम डेट रहेगा पेमेंट के लिए। और इसका जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कब तक होगा, आपका हो जाएगा अगस्त 2022। इसका प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है उसका एक ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जो कि आपका SC ST OBC इन सब जो कैटेगरी है उन लोगों के लिए थोड़ा यहाँ पर बेनिफिट है। तो आपका वो उन लोगों के लिए एक ट्रेनिंग का बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं, जो कि आपका अगस्त 2020 में होगा। मतलब आपका पहले कॉल लेटर निकलेगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद नियरेस्ट जो बैंक रहेगा आपका, उस बैंक में आपका जो SC ST और PWD कैटेगरी और आपका एक सर्विसमैन मतलब आपका जनरल को छोड़ के जो भी रिजर्व कैटेगरी है उन लोगों के लिए आपका नियरेस्ट जो बैंक रहेगा वहाँ पर आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एज ए ट्रेनिंग के बेसिस पर। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि आपका जब आप एग्ज़ाम मतलब आप इसका जो फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरेंगे, उसी टाइम आपको वहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेंगे या नहीं, येस और नो। ठीक है, जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है ना, ये आप लेंगे और नहीं, जब आप फॉर्म भरेंगे उसी टाइम आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। तो इस बात आपको सभी को क्लियर हो गया कब इसको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है वो भी आपका अगस्त 2020 में निकलेगा। और आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट वो आपका हो जाएगा सितंबर 2022। इसका 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्रीली और एक मेन। जो मेन देखिए मेन कब होगा, अक्टूबर 2022। मतलब देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों को पता नहीं होगा कि आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा सितंबर 2022 एंड इसका मेन होगा अक्टूबर 2022। और आपका जो अलॉटमेंट हो जाएगा, मतलब आपको कब तक ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ज्वाइनिंग आपका अप्रैल 2023 के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर एक बहुत ही देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट को रेगुलर बेसिस पर IBPS का वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो IBPS देखिए www.ibps.in जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। यहीं पर आपको सब कुछ दिया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको यही सब बैंक में आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जहाँ यही सब बैंक में आपको आफ्टर क्लियरेंस ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहीं पर ज्वाइनिंग मिलेगा एज ए क्लार्क। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट को क्या होना पड़ेगा ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्टेड स्पेसिफाइड बाय IBPS इन दिस एडवर्टाइजमेंट। तो क्या है देख लीजिए यहाँ पर नेशनलिटी, आपको सभी को पता है कि इंडिया सिटीजन से इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो नॉर्मल बात है। और यहाँ पर देखिए एज का क्राइटेरिया क्या है। एज का क्राइटेरिया आपका हो जाएगा 20 साल से 28 ईयर्स। ओके, ये सिर्फ आपका जो जनरल कैटेगरी है उन लोगों के लिए 20 साल से 28 ईयर्स रहेगा। लेकिन जो कि आपका SC ST
OBC, आपका PWD, आपका एक्स सर्विसमैन, जो भी यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी में आता है, उन सभी के लिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया गया, एज का छूट दिया गया यहाँ पर देखिए। जो कि आपका SC और ST हो गया उनके लिए 5 साल, मतलब अगर यहाँ पर जनरल के लिए 28 ईयर्स है तो SC ST के लिए कितना साल हो जाएगा, 33 ईयर्स, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका OBC रहेगा, 3 साल का छूट है। आपका जो PWD है उनके लिए 10 ईयर्स, मतलब उनके लिए 38 ईयर्स रहेगा, ठीक है। तो यही सब कैटेगरी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। जिनको पता है तो बढ़िया, जिनको नहीं पता है उन लोग इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आपको एक मास्टर डिग्री, सॉरी मास्टर नहीं, ग्रेजुएशन डिग्री आपको होना चाहिए। देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, ग्रेजुएट डिग्री, और आपको कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपको एक कंप्यूटर में डिप्लोमा भी चलेगा और सर्टिफिकेट और डिग्री कोई भी चलेगा। अगर आपने कंप्यूटर के में डिप्लोमा किए हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने किसी ने अगर सपोज अदर कोई डिग्री लिए हैं तो उन लोगों के लिए आपका एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपका 6 महीने का एक सर्टिफिकेट देता है, तो वो रहेगा, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ है इसके लिए। और यहाँ पर देखिए हाँ, और एक बात यहाँ पर है, जो आप जिन भी स्टेट और यूटी में आपका पोस्टिंग होगा उस यूटी और स्टेट का जो स्टेट लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ये स्टेट और यूटी, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग है तो वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली आना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए नागालैंड में पोस्टिंग है तो नागालैंड में जो वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन उसका जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर क्राइटेरिया है। देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि आपका यहाँ पर ये देखिए, ये जो डेट है ना, ये डेट बहुत लोग नहीं बताएगा, तो इसलिए मैं सभी को बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए। यहाँ पर बहुत कुछ डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपका रिज़ल्ट, आपका जो फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो आपका 21 जुलाई 2022 के अंदर पब्लिश होना चाहिए। मतलब अगर आपने 8 सेमेस्टर में है, अगर 6 सेमेस्टर में, जो भी आपका अगर आपका कोर्स 3 साल का है या 4 साल का है, तो आपका जो फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर होता है उसके बाद तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट आपको 21 जुलाई के अंदर होना चाहिए आपके हाथ में। अगर मान लीजिए आपका जो यूनिवर्सिटी का जो मार्कशीट निकल रहा है वो सपोज मान लीजिए 22 जुलाई को निकला है, ठीक है, 22 जुलाई। तो आप यहाँ पर क्या होगा, जब आपने सब कुछ क्लियर कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके आप यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस डेट को ये ध्यान से याद रखिएगा, इस डेट के अंदर आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो आपको मैंने पहले भी बोला था, पी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग किन किन को दिया जाएगा। देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, एक्स सर्विसमैन, PWD कैटेगरी है, जो भी है यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि आपका जो नियरेस्ट, आप कहीं पर भी आप अगर आप सिचुएटेड हैं, रहते हैं, सपोज मान लीजिए आप आगरा में रहते हैं, तो आगरा के नियरेस्ट जो बैंक है उसको वहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। जब भी आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये आपको कैसे मिलेगा ना, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बोल के एक वहाँ पर आप जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिया जाएगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो वहाँ पर येस और नो रहेगा, ठीक है, ऐसे करके येस और नो रहेगा। अगर येस होगा तो येस, अगर नो रहेगा तो नो। तो यहाँ पर जस्ट टिक करना है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपको लेना चाहिए आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको वहीं पर आपको एप्लीकेशन में इसको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो आपका जो प्रीली एग्ज़ाम होगा उससे पहले, मतलब आपका 2 एडमिट निकलेगा, ठीक है। इसके लिए एक अलग से एडमिट निकलेगा, और आप जब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाएंगे उसके लिए भी एक एडमिट निकलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्रीली होगा, एक मेन होगा। तो प्रीली में क्या क्या रहेगा ना, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका रीजनिंग एबिलिटी, 3 पार्ट में रहेगा ये। यहाँ पर कोई भी जीके नहीं है,
करंट अफेयर्स जो कोई जीके पार्ट है वो जीके पार्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। टोटल आपका 100 मार्क का रहेगा और टाइम भी आपका रहेगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग रहता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, 0.25 करके हर एक गलत के लिए होता है 0.25। तो फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद आपने प्री क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद आपका मेन में देखिए क्या है आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी रहेगा और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी रहेगा, आपको तो पता ही होगा बैंकिंग के एग्जाम में ये सब रहता है। फिर देखिए यहाँ पर जनरल इंग्लिश, रीजनिंग के साथ आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी रहेगा। आपको तो पहले भी देखे वहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आपका सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो इसलिए तो कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 4 सेक्शन हो गया, इसका आपका हो जाएगा टोटल 200 मार्क का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका 190 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टोटल मार्क्स होगा 200 और आपका टाइम मिलेगा 160 मिनट आपका टाइम मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसको ठीक से ढंग से। फिर देखिए आपने प्रीली भी क्वालिफाई कर दिया, मेन भी क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद देखिए क्या हो, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, लिस्ट ऑफ वर्सन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीआरपी क्लर्क। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप अंडमान निकोबार से बिलोंग्स करते हैं और आप चाह रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम देंगे वो अंडमान निकोबार में ही देंगे, तो वहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या होगा, वहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा इंग्लिश और हिंदी। तो यही बोल रहा है कि जो भी आप स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसी स्टेट में उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दूँ तो वो भी आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो बिहार देखिए आप किसी भी स्टेट और यूटी से बिलोंग्स करते हैं, आपका क्वेश्चन तो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर एक आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक दिया जाता है, यहाँ पर रहता है इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु जो भी रहता है। देखिए इंग्लिश तो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, इंग्लिश डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, लेकिन इसको आप हटा करके यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी में टिक कर देंगे, तो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर में सभी हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो जिनको पता है बहुत ही बढ़िया, जिनको नहीं पता इसको थोड़ा जान लीजिए। तो ये जो लोकल लैंग्वेज माने लोकल स्टेट है उसके हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर आप उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं तो आपका यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और ओडिया 3 लैंग्वेज में यहाँ पर मिलेगा। फिर देखिए आप अगर पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम इतने सारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, लैंग्वेज में। तो ये बहुत ही बढ़िया है। फिर देखिए यहाँ पर इतना सारा स्टेट है, जो स्टेट से बिलोंग्स करते हैं टोटल यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए आपका जो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, मतलब आप कितना स्कोर कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है कि उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पर गलत बोल दिया हूँ, आपका स्कोर नहीं, ये आपका जो आप ग्रेजुएशन किए हैं ना, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज कैसे करेंगे उसके बारे में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा गलत बोल दिया हूँ तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो ग्रेजुएशन आपने किए हैं, तो बहुत लोगों का होता है ना कि आपका ग्रेजुएशन किसी का परसेंटेज में रहता है, किसी का ग्रेजुएशन CGPA में रहता है, किसी का ग्रेजुएशन DGPA में रहता है। तो जिनका भी जो भी फॉर्मेट रहेगा उसको 100 में लाना है। मतलब अगर आपने सपोज आपका DGPA, मतलब मान लीजिए आपका DGPA रहेगा, अगर आपका DGPA मान लीजिए 7.44 रहेगा, ठीक है, DGPA मान लीजिए, तो इसको आपको परसेंटेज में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो इसमें से -0.75 घटा दीजिए, 0.75 यहाँ पर घटा दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा, ओके। ये आपका सिंपल फंडा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आपने ऐसा किए, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें मान लीजिए कि आपका स्कोर 59.99% आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 0.60% हो गया, नहीं, आपका मार्क्स यहाँ पर सिर्फ 59% मतलब 59% यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपका 69.99 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका 69%।
अगर आपका मान लीजिए 67.99 आ रहा है 99 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा 67%। ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट 68% कर देंगे तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब को ध्यान में रखिए, यही सब चीज़ होता है। बहुत ही छोटा सा चीज़ है, लेकिन यही सब चीज़ों के कारण अगर आपने सब कुछ क्लियर कर देंगे फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भरिए, बहुत ही धीरज रखकर फॉर्म भरिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए पेनल्टी मैंने पहले भी बोला था 0.25 करके होता है, कटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एग्ज़ाम फीस क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को छोड़ के, ठीक है, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन, ओके। देखिए 4 कैटेगरी है यहाँ पर, SC है, ST है, PWD है और एक्स सर्विसमैन है। तो इन लोगों के लिए रहेगा 175 रुपये, 175, ओके, 175 यहाँ पर रहेगा एग्ज़ाम फीस। और इनको छोड़ के जो भी कैटेगरी आपका हो जाएगा, जनरल कैटेगरी आपका हो जाएगा, OBC कैटेगरी आपका हो जाएगा, EWS कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं, ये सब चारों को छोड़ के, ठीक है, उन सभी के लिए 850 रुपया लगेगा एग्ज़ाम फीस, 850 रुपीज़, ओके। फिर देखिए आपका टोटली जो भी है यहाँ पर ऑफलाइन जो चालान नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका टोटली पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, कोई भी ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगा इसके लिए, ओके। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सोशल डिस्टेंस मोड कॉन्डक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहले देखिए आपको तो मार्क्स कंपलसरी है, आपको मार्क्स पहन के ही जाना पड़ेगा। अगर आपके पास मार्क्स नहीं है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वहीं से आपको रिटर्न आना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर जो है आपको ग्लव्स, आपका जो वाटर बोतल आप लेके जाएंगे तो वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आप एक किनले का बोतल ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर किनले का जो लेबल है ना उसको आपको निकाल देना है, पूरा वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो देखिए खुद का वाटर बोतल, ग्लव्स, आपका एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, एक आपको पेन भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है, पेन भी ले जाना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या क्या कौन कौन चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, एक आपका वाटर बोतल होना चाहिए, आपका खुद का हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए और आपका एक कॉल लेटर होना चाहिए विथ एक ID प्रूफ, ओके। तो इन सब चीज़ को आपको ले जाना पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर में, ओके। आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके बहुत लोग देखते हैं कि मेरे पास पेन नहीं है, पेन कहाँ से मिलेगा, इसको उसको पूछते हैं, भाई तेरे पास पेन है क्या, एग्ज़ाम सेंटर में पेन देगा क्या, तुमको पता है एग्ज़ाम में पेन देगा कि नहीं। अरे भाई हम भी कैंडिडेट है, तुम भी कैंडिडेट हो, तो मुझको कैसे पता होगा कि वहाँ पर पेन देगा कि नहीं देगा। तो इसीलिए जो भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उसको ध्यान से पढ़ियो, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो। और मैं भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो इसको ध्यान से देख लो कि आपको पेन खुद से ले जाना पड़ेगा, ओके। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन वाटर बॉटल, समझ में आया, खुद का वाटर बॉटल ले जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको किसी को प्यास लग गया और वो बोलेगा मुझे पानी दे दो, तो कोई आपको पानी नहीं देगा, तो खुद से पानी ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिए। तो फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाउ टू अप्लाई करने के लिए क्या है। देखिए आपका जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में देखिए फोटोग्राफ का साइज रहेगा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये देखिए जब भी आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई, मतलब आप जब अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपको आपका खुद का फोटोग्राफ, खुद का सिग्नेचर, खुद का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन टेक्स्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है, मैं उसको बोलूँगा बाद में। देखिए यहाँ पर हैंड रिटन जो टेक्स्ट है ये सब आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके पहले आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन रहेगा और आप जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सपोज आपका SC है तो SC का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो उस डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने चाह रहे हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और सभी आपका स्कैन फॉर्मेट रहेगा JPG में, कुछ भी PDF में नहीं रहेगा। तो उसके देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि
यहाँ पर आई, यहाँ पर आपका नेम होगा, ठीक है। यहाँ पर डैश डैश नहीं देना है, यहाँ पर आपका नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है, आपका रितु कुमारी हो गया, मोहन सिंह हो गया, जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम लिखिए। आई मोहन सिंह hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ओके, तो यहाँ तक ही आपको लिखना है कि एक वाइट पेपर में ब्लैक इंक से आपको लिखना है, और इसको आपको हैंड रिटन, मतलब आपको राइटिंग, जो भी आपका राइटिंग है उसी में आपको लिखना है, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा, आपका सिंपल जो भी आपका हैंड रिटन है उसी में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, लिखने के बाद उस पेपर को आपको स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करके उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी टाइम। ओके, तो टोटल आपका देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं इन सभी को आपको स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। और देख लीजिए जिनके पास लेफ्ट थंब नहीं है तो उनके लिए देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर दिया गया है कि तो उन लोग क्या करेगा, जिसके पास लेफ्ट थंब नहीं है वो राइट थंब देगा, जिनके पास राइट थंब नहीं है तो वो दूसरा अंगूठा का छाप देगा। अगर आपके हाथ में कोई भी अंगूठा नहीं है तो आप पैर का अंगूठा से अंगूठा का इम्प्रेशन दे सकते हैं। तो यही सब बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा यहाँ पर क्या कुछ होता है। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए इफ़ कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट थंब, तो क्या है, तो ही राइट थंब, तो राइट थंब से देगा। अगर आपके पास बोथ थंब नहीं है, बोथ थंब आर मिसिंग, तो क्या होगा, द इम्प्रेशन ऑफ वन ऑफ द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर फिंगर शुड बी टेकन। मतलब यहाँ पर लेफ्ट थंब मांग रहा है, लेफ्ट नहीं है तो राइट थंब दे दीजिए, राइट थंब नहीं है तो लेफ्ट उंगली से शुरू करिए, लेफ्ट हैंड जो है उनमें जो भी उंगली है तो लास्ट वाला उंगली से पकड़िए। अगर लास्ट उंगली नहीं है तो उसके बाद सेकंड उंगली, नहीं है तो थर्ड उंगली, नहीं है तो फोर्थ उंगली। अगर आपका लेफ्ट हैंड में कोई भी उंगली नहीं है तो राइट हैंड में आ जाएगी, तो वो भी सेम प्रोसेस है। अगर लेफ्ट राइट दोनों में कोई भी उंगली नहीं है तो आप पैर में आ जाएंगे, पैर में लेफ्ट पैर का उंगली से शुरू स्टार्ट करिए। अगर लेफ्ट पैर में उंगली नहीं है तो आप राइट पैर में आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है इसका प्रोसेस। ओके, अगर आपका दोनों हाथ पैर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन ऑल सच केस वेयर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज नॉट अपलोडेड, द कैंडिडेट शुड स्पेसिफाई इन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट द नेम ऑफ फिंगर एंड द स्पेसिमेन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड। ओके, और टोई। तो यही सब बात है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपका फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ का साइज़ क्या रहेगा, आपका साइज रहेगा 20 KB से 50 KB, 20 KB से 50 KB के अंदर आपका फोटोग्राफ का साइज रहेगा, और इसका डायमेंशन रहेगा 200 से 230 पिक्सल। ओके, आपका यहाँ पर सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर का आपका साइज क्या रहेगा, 10 KB से 20 KB, 10 KB से 20 KB तक इसका आपका सिग्नेचर का साइज रहेगा। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप जो भी माने फाइल दे रहे हैं, देखिए फाइल का साइज आपका 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप देखिए आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए आपका 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, सभी आपका हो जाएगा JPG फॉर्मेट। ओके, जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो दे रहे हैं, सिग्नेचर और फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है, सब कुछ आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखिए राइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली, ठीक है, विथ वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक। देखिए ब्लैक इंक मैंने पहले भी बोला था आपको, ब्लैक इंक में लिखना पड़ेगा, और इसका साइज आपका रहेगा 50 KB से 100 KB के अंदर। जो कि आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका साइज आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए। ओके, तो यही सब है। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट का साइज भी आपका यही रहेगा। ठीक है, 100 KB के अंदर ही आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर JPG के फॉर्मेट में रहेगा। देखिए स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, फाइल साइज एज स्पेसिफाइड अबव, मतलब यहाँ पर जो स्पेसिफाई किया गया है यही फाइल साइज आपका रहेगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि आपका प्रिलिमिनरी एंड मेन। तो देखिए अगर आप अंडमान निकोबार से बिलोंग्स करते हैं तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर रहेगा पोर्ट ब्लेयर, और मेन भी रहेगा पोर्ट ब्लेयर में। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग्स करते हैं तो देखिए इतना सारा जगह में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका मेन होगा सिर्फ 4 जगह पर। ठीक है, तो यही सब है। इसको थोड़ा पॉज करके देख लीजिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके। ठीक है,
फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिल्ली आ गया, गोवा, गुजरात, हर जो स्टेट से बिलोंग्स करते हैं सभी स्टेट का यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर और ये आपका हो जाएगा मेन एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, तो यही सब दिया गया यहाँ पर। हर किसी का देखिए लद्दाख से अगर बिलोंग करते हैं लद्दाख, तो देखिए यहाँ पर प्रीली भी लेह में होगा और आपका मेंस भी लेह में होगा। ठीक है, अगर आप देखिए झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड में इतना सारा जगह में होगा प्रीली और यहाँ पर हो जाएगा मेन। तो देखिए इसको पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके इसको देख लीजिएगा, आपको कहीं जो आप जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और ज़्यादा स्टेट है जो आपका हमारे यहाँ पर कि टोटल 36 है। मालूम तो है ना कितना स्टेट और कितना यूटी है, बोलिए कितना स्टेट और कितना यूटी है। हमारे यहाँ पर 28 स्टेट एंड 8 यूटी है, मतलब टोटल 36 हो गया। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर ये आपका सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर है। ओके, कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर वैकेंसी, देखिए टोटल कितना वैकेंसी है। मैंने शायद पहले बोला है, अगर नहीं बोला है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पर 6031 है। ठीक है, आपका यहाँ टोटल वैकेंसी कितना हो जाएगा 6031। ओके, 6031 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है क्लरिकल के लिए। और किन किन बैंकों में है देखिए यहाँ पर सारे बैंक, मैंने पहले भी बोला था आपको, सिर्फ उसी बैंक में आपको मैंने आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ठीक है, वही सब बैंक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एनआर दिया गया है ना, एनआर मतलब यहाँ पर इन बैंकों ने मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि अंडमान निकोबार में बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उन लोगों ने अभी तक इसका मैंने वैकेंसी का लिस्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो उसके बैंक में कितना वैकेंसी है, SC ST OBC EWS जनरल, इस सभी के लिए कितना वैकेंसी है, उन लोग उसका अपडेट मैंने उसका जो डिटेल्स होता है डेटा नहीं दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर एनआर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है, लेकिन कितना वैकेंसी है उसका डेटा नहीं दिया है उन लोगों ने IBPS को। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग इसको यहाँ पर नहीं दिया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो कनाडा बैंक है वहाँ पर देखिए 2, जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उसके लिए 2 है। यहाँ पर देखिए पंजाब नेशनल बैंक, उसके लिए भी यहाँ पर 2 है, जो कि अंडमान निकोबार से बिलोंग्स करते हैं। तो इसी हिसाब से देखिए आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 स्टेट। फिर देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सॉरी 2 स्टेट नहीं, 1 यूटी है और 1 स्टेट है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कितना वैकेंसी है, देखिए इसको थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, हर किसी का, हर जो भी स्टेट है, जो भी यूटी है, सभी का यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है कितना वैकेंसी है कहाँ पर। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ पर एनआर लिखा है मतलब यहाँ पर वैकेंसी है, लेकिन कितना वैकेंसी है उसका डेटा IBPS को नहीं भेजा है इन बैंकों ने। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आसाम हो गया, यहाँ पर आसाम, ठीक है, आसाम का देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 157 वैकेंसी है आसाम में। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, आपका बिहार 281 वैकेंसी है। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा चंडीगढ़, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 12। देखिए ये जो वैकेंसी है बाद में बढ़ेगा बहुत। ठीक है, यहाँ पर एनआर है ना, मतलब ये वैकेंसी बाद में बहुत बढ़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, 104। हाँ, देखिए फिर मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको जहाँ पर भी लगेगा इसको मुझे देखना है थोड़ा, उस टाइम वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, टोटल लेकर यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पर एक ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट दिया है, लेकिन अदर्स बैंकों में भी है। ठीक है, तो उन लोगों ने नहीं दिया है। और जहाँ पर देखिए 0 है मतलब वहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, और जहाँ पर एनआर है मतलब वहाँ पर वैकेंसी है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली हो गया, दिल्ली में 295। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, गोवा, फिर देखिए यहाँ पर गुजरात। ओके, ऐसे करके और देखिए नेक्स्ट जा रहे हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हरियाणा हो गया। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ओके, फिर देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर टोटल 35 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर टोटल 35 हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर झारखंड हो गया, झारखंड में 69 हो गया, झारखंड 69। ओके, यहाँ पर देखिए हो जाएगा कर्नाटका में 358 हो गया। फिर देखिए केरला में हो गया टोटल 70 हो गया, केरला में 70। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका लद्दाख में आपका 0 वैकेंसी, अभी तक 0 है, लेकिन बाद में यहाँ पर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि अभी तक वैकेंसी लिस्ट नहीं भेजा है।
फिर देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो भी नहीं भेजा है, इंडियन बैंक वो भी नहीं भेजा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक उन्होंने भी नहीं भेजा। तो अगर इन लोग भेजेंगे तो यहाँ पर भी वैकेंसी निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, देखिए उन लोगों के 5 वैकेंसी है। देखिए मध्य प्रदेश हो गया 309 हो गया, मध्य प्रदेश का 309 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला, महाराष्ट्र 775, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। अभी तक हमने जिन बैंकों भी स्टेट के बारे में देखेंगे तो उससे ज़्यादा हो गया यहाँ पर 775। फिर देखिए यहाँ पर आपका मणिपुर हो गया, मणिपुर आपका हो जाएगा मेघालय, यहाँ पर देखिए मेघालय हो गया, मणिपुर मेघालय। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, मिज़ोरम देखिए यहाँ पर हो जाएगा नागालैंड में भी वैकेंसी निकला है। फिर देखिए यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, उड़ीसा के लिए 126। फिर देखिए पुडुचेरी में हो जाएगा 2। फिर देखिए यहाँ पर पंजाब 407। फिर देखिए यहाँ पर राजस्थान 129 हो जाएगा 129। फिर देखिए यहाँ पर सिक्किम के लिए देखिए 11 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर तमिलनाडु के लिए क्या बोल रहा है 288। फिर देखिए यहाँ पर तेलंगाना 99। फिर देखिए यहाँ पर त्रिपुरा के लिए 17। फिर देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश 189। तो यहाँ पर जितना भी वैकेंसी निकला है अभी तक टोटल यहाँ पर 189, मतलब यूपी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकला है, ठीक है। फिर देखिए उत्तराखंड 19। फिर देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो कि आपका 528, और यहीं पर ख़त्म होता है यहाँ इसका लिस्ट। टोटल 36 हमारा जो स्टेट एंड यूटी है, टोटल 36 हमने कवर कर चुके हैं। कहाँ पर कितना वैकेंसी है देखिए यहाँ पर देखिए नॉट रिपोर्टेड। मैंने पहले भी बोला था आपको, एनआर का मतलब क्या हो गया, नॉट रिपोर्टेड, मतलब इन बैंकों ने अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया है कितना वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपको मान के चलिए यहाँ पर बाद में वैकेंसी निकलेगा। तो बस यही सब है, यहीं तक है। मैंने आपको सब हर किसी डिटेल्स के बारे में बहुत डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बहुत ही जल्दी उसका रिप्लाई दूंगा। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत मेहनत करिए और आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होंगे, आप ज़रूर आपको नौकरी मिलेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।